टॉप 6 मोस्ट वांटेड मैन इन पाकिस्तान की तारीख के 6 सबसे मतलूब अफराद। नंबर 6, सेठ आबिद। दोस्तों, बहुत से दूसरे अफराद की तरह सेठ आबिद भी एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल यानी कि मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं। कुछ लोग इनको महज एक चोर, डाकू और लुटेरा कहते हैं, जबकि कुछ इनको पाकिस्तान का एक गुमनाम हीरो भी मानते हैं। सेठ आबिद अपने दौर में पाकिस्तान और भारत और तमाम अरेबियन ओशन यानी कि बहराए अरब और इंडियन ओशन यानी कि बहराए हिंद में सोने, हीरे, जवाहरात के स्मगलिंग के बेताज बादशाह समझे जाते रहे हैं। इनको द किंग ऑफ गोल्ड इन पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता रहा है और एक दौर ऐसा भी था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सेठ आबिद दुनिया के किसी भी कोने से हासिल करके कहीं और नहीं पहुंचा सकते थे। सोने, हीरे और जवाहरात की स्मगलिंग तो हम सभी जानते हैं, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान को अपने एटॉमिक प्रोग्राम के लिए बहुत से आलात और न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज के अनमोल हिस्से बाकी दुनिया के कुछ ममालिक से इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी तरीके से हासिल करके पाकिस्तान पहुंचाने का काम भी सेठ आबिद ने ही किया था। जब साल 1970 की दिहाई में पाकिस्तान ने एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने हर तरह से वो पुर्जे और आलात हासिल करने की कोशिश की जिनसे एक न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटॉमिक हथियार बनाया जा सकता था। मगर हमारे दोस्त हो या दुश्मन, तमाम ममालिक खासतौर पर चाइना और अमेरिका ने इस काम से मना कर दिया। मायूसी के इस आलम में वो सेठ आबिद ही थे जो कि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के साथ एक खुफिया ऑपरेशन करके ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बहुत से दूसरे ममालिक से जरूरत की चीजें चोरी करके काफी मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान लाते रहे। सेठ आबिद की जिंदगी का एक बहुत बड़ा किस्सा ये भी है कि एक बार जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद का सोने से भरा हुआ जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से मना कर दिया और इनसे कहा कि पहले वो 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर टैक्स अदा करे। सेठ आबिद ने टैक्स देने से इनकार कर दिया और इस सब के नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए और बहुत से आम अफराद पुलिस से लड़ने के लिए सड़कों पे भी आ गए। काफी दिन बाद सेठ आबिद तो ना मिल सके, मगर सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेठ आबिद को अपनी इकलौती बेटी के गिरफ्तार होने का इल्म हुआ तो इन्होंने अगले चंद रोज में बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया, जो कि उन दिनों लंदन में तालीम हासिल कर रही थी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दो ताकतवर तरीन इंसानों के हाथों में एक दूसरे की बेटियां मौजूद हों। जब बाद में मामला रफा दफा हो गए तो इन दोनों ने एक दूसरे की बेटियों को भी छोड़ दिया। यहाँ पर एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि सेठ आबिद स्मगलिंग को इस्लाम के हिसाब से कोई जुर्म नहीं समझते थे। अब वो कराची के बहुत से मदरसों के मुफ्ती साहिबान से सोने की स्मगलिंग के हक में फतवे भी जारी करवा चुके थे। सुनने में ये भी आया है कि एक बार सेठ आबिद ने जनरल जियाउल हक को ये भी ऑफर की थी कि अगर वो इनकी कुछ शराइत मान लें तो सेठ आबिद पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते हैं, मगर इनके बीच के मामला तय ना पा सके और ना ही कोई जानता है कि सेठ आबिद ने क्या ऑफर की थी। नंबर 5, मोहम्मद खान डाकू। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर मोहम्मद खान डाकू होता है, जो कि साल 1960 से 1970 के दौरान पाकिस्तान का सबसे मशहूर डाकू था, जिससे आम आवाम और पुलिस सभी पनाह मांगती थी। इस खतरनाक आदमी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इस वक्त के सबसे ताकतवर सियासतदान, यहाँ तक के आर्मी चीफ भी इससे डर खाते थे। मोहम्मद खान डाकू का ताल्लुक चकवाल के शहर से था और इसके बारे में ये मशहूर था कि इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस दौर में इस डाकू को नवाब ऑफ कालाबाग की सरपरस्ती हासिल थी, जिसकी वजह से ये खुद को पूरे पाकिस्तान में नाकाबिल तस्खीर समझने लगा था। तारीख की किताबों में ये भी लिखा है कि मोहम्मद खान डाकू की दहशत इतनी ज्यादा थी कि इसने अयूब खान को भी डरा दिया था। इन दिनों वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट भी थे, मगर फिर भी इस गुंडे से खौफ खाते थे। जिस दिन मोहम्मद खान डाकू मरी, गलियात और पत्रियाटा में पड़ाव किया करता था तो इन दिनों पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी यानी कि सदर अपने साथियों को कह देता था कि इस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। ये आदमी इतना ताकतवर था कि लोग इसके पास इंसाफ मांगने भी जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस और हमारी अदालतों से किसी को भी इंसाफ की तवक्को नहीं थी। इस तरह ये आदमी कई दिहाइयों तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुली कचहरियां लगाता था और अपनी अदालतें लगाता था, जहां पर इंसाफ का इसका अपना वर्जन दिया जाता था। नंबर 4, गोगी भट्ट। दोस्तों, पंजाब के इस बदमाश गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकीर है और इनका ताल्लुक लाहौर की गवाल मंडी से है। इस आदमी के ऊपर आज बहुत से कत्ल, एक्सटॉर्शन, अगवा और लैंड ग्रैबिंग यानी कि इल्लीगल तरीके से जमीनों पर कब्जा करने के केसेस मौजूद हैं। गोगी भट्ट लाहौर और पंजाब का सबसे मशहूर गुंडा और अंडरवर्ल्ड डॉन है और शोहरत के मामले में तो ये बंदा आज बाबर आजम से भी आगे है। इसके साथ साथ ये एक इंतहाई रिसोर्सफुल इंसान भी है, जिसकी ताकत की एक बड़ी वजह सियासतदानों और फौज दोनों से ही इसकी अच्छी
दोस्ती है। इस आदमी को पहले दिन से ही मुल्क के करप्ट सियासतदानों की हमायत हासिल रही है और पिछले 20 सालों से इसको नवाज शरीफ की पार्टी की सरपरस्ती हासिल है। बूगी भट्ट पर यह इल्जाम भी आयद किया जाता है कि इसने पाकिस्तान के एक और डॉन टीपू ट्रका वाले को लाहौर एयरपोर्ट के अहाते में घुसकर कत्ल करवा दिया था। आप इस बात को सच मानते हैं या झूठी कहानी मानते हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाज जरूर करें। नंबर 3, उज़ैर बलोच। दोस्तों, उज़ैर बलोच एक ऐसा नाम है जिसको कुछ लोग हालात का मारा हुआ एक इंसान कहते हैं, जबकि बाकी लोग इसको दहशतगर्द और मुजरिम कहते हैं। उज़ैर जान बलोच लियारी गैंग वॉर का एक ऐसा बदनामे जमाना नाम है कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसके नाम से वाकिफ है। वो माजी में दूसरे ममालिक में पनाह लेकर भी छुपता रहा है, मगर आज उज़ैर बलोच पाकिस्तान की आर्मी और हसास इदारों की कस्टडी में है। उज़ैर बलोच सिंध और खासतौर पर कराची गैंग वॉर का एक लेजेंड गैंगस्टर है। वो दुनिया को आज भी बताता है कि वो एक कम उम्र से ही पुलिस में भर्ती होकर अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहता था और इस मकसद के लिए इसने तमाम टेस्ट भी पास किए और निशानेबाजी के मुकाबले में तो गोल्ड मेडल हासिल किया। मगर सिंध में फैली हुई करप्शन की वजह से इसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब ना मिल सकी और वो अपनी नाकामियों पर मायूस होने लगा। सच तो ये कि खुदा ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और साल 2002 में इसके वालिद फैज बलोच और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग वालों ने अगवा करके उज़ैर बलोच से भत्ते की डिमांड की। जब उज़ैर बलोच ये भत्ता ना दे सका तो इन लोगों ने इसके वालिद को कत्ल कर दिया। यहीं से उज़ैर बलोच की जुराइम से भरपूर जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू होता है और ये शख्स बदले की आग में जलने लगा। वाज़ा रहे कि पहले तो इसने काफी अरसे कोर्ट कचहरी की खाक छानी और जगह जगह चूतियां चटखाता रहा, जलील होता रहा, मगर पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने इसको इंसाफ फराहम ना किया, जिसकी वजह से इसने खुद को बैटमैन समझते हुए अपना ही एक गैंग बना लिया और तकरीबन 6 सालों तक कराची की सड़कों पर उज़ैर बलोच और इनके दुश्मनों के दरमियान एक खून की होली खेली जाती रही। जिसके बाद उज़ैर बलोच ने आखिरकार अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। उज़ैर बलोच ने इन दोनों को काफी अज़ियतें देने के बाद कत्ल किया और इन दोनों की लाशों को लियारी में ही घसीटता रहा। इसके बाद उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू का सर काट के लियारी की फुटबॉल ग्राउंड में ले जाकर इसके सर से फुटबॉल भी खेली। आज हम सभी ये बात जानते हैं कि उज़ैर बलोच को हमेशा से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल रही है। वो जुल्फकार मिर्जा के साथ एक टारगेट किलर होने की वजह से जाना भी जाता है। इसके साथ साथ फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी और उज़ैर बलोच की एक साथ बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करता रहा है। नंबर 2, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर अल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी MQM के बानी हैं। अल्ताफ हुसैन कई दिहाइयों तक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची पर हुकूमत करते रहे हैं और इस दौर में ये पूरे पाकिस्तान में ही दहशत, खौफ, जुल्म और बर्बरियत की अलामत समझे जाते रहे हैं। ये आदमी एक लंबा अरसा तक कराची में भत्ता, लैंड माफिया, मनशियात फरोशी और हर तरह के काले धंधे, हत्ता के किडनैपिंग, कत्लो गारत, हड़तालें, बोरी बंद लाशों के अलावा और पता नहीं किस किस तरीके से कराची में खौफ व हरास फैलाता रहा है। अल्ताफ हुसैन नाम का ये आदमी बहुत से मुकदमात की वजह से पाकिस्तान में मतलूब रहा है, जिनमें सिर्फ कत्ल के ही 250 से ज्यादा मुकदमात शामिल हैं और आज ये बरतानिया में पॉलिटिकल असाइलम लेकर वहाँ पर छुपा बैठा है। इस शख्स पर यह इल्जाम भी लगता रहा है कि ये अपनी पार्टी के लोगों को कत्ल करवाता रहा है, जो कि इसके खिलाफ सोचने लगते हैं। खास तौर पर अल्ताफ हुसैन पर अपने पार्टी के ही एक सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूकी के कत्ल का इल्जाम भी है, जिनको इस आदमी ने इसलिए मरवा दिया क्योंकि डॉक्टर इमरान MQM को एक बेहतर और नॉन वायलेंट डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते थे। नंबर 1, इमरान खान। दोस्तों, इमरान खान के नाम से आज हम सभी वाकिफ हैं। ये एक ऐसा आदमी है जो कि इसलिए पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड समझा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने इसको अपने लीडर के तौर पर खुद से ही मुंतखब कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ मुखालफी सियासी जमातों और फौज दोनों ने ही एक बहुत ही अजीबो गरीब और नफरत से भरा खेल खेलना शुरू कर दिया है और इन्होंने इमरान खान पर 100 से ज्यादा झूठे मुकदमा चंद ही दिनों में बना डाले हैं और मई 2023 में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से भी उठा लिया गया। ये एक इंतहाई इल्लीगल एक्ट था जिसकी अदालत ने कोई इजाजत ना दी थी और 3 दिन तक पंजाब पुलिस ने इमरान खान को हब्से बेजा में रखा और इनकी तमाम ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी और इन 3 दिन तक पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के जियालों ने इनकी सपोर्ट में सड़कों पर आकर मुल्क का निजाम दरम बरम कर दिया और इमरान खान के दुश्मनों और हुकूमती सियासी जमातों को अपनी जानों के लाले पड़ गए। 3 दिन बाद इमरान खान के आगे पाकिस्तान की पुलिस और करप्ट सिस्टम ने भी हथियार डाल दिया और मुअज़्ज़िज़ तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर आईनी और इल्लीगल थी, जिसके बाद हुकूमत को भी इमरान खान को छोड़ना ही पड़ा और आज उल्टा इमरान खान पहले से ज्यादा हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पर ये याद रहे कि इमरान खान कोई क्रिमिनल या फिर कोई दहशतगर्द नहीं, बल्कि ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी खिलाड़ी, साबिक क्रिकेटर और क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन है। इनका वाहिद जुर्म यही है कि वो पहले पाकिस्तानी हुक्मरान हैं जिन्होंने अमेरिकन गुलामी और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के आगे तन कर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और इसलिए आज हुकूमत पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गई है, और इसलिए आज पाकिस्तान के सबसे मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में ये नंबर 1 पर आते हैं। अगर आप इमरान खान की जिंदगी के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।